यहाँ भी एक चार्ज है प्लस क्यू, तो सबको पता होगा कि इसके बीच एक प्रतिकर्षण का बल काम करेगा, एक रिपल्सन का फोर्स काम करेगा। अगर ये माइनस है और ये भी माइनस है तो इनके बीच भी रिपल्सन का फोर्स काम करेगा। अगर ये प्लस है और ये माइनस है तब इनके बीच एक अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा। ये माइनस है और ये प्लस है तब इनके बीच एक अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा। मान लिया मैंने वो जो फोर्स है वो एफ है, वो जो फोर्स है वो क्या है, एफ है, और इधर भी जो फोर्स है वो भी क्या है, एफ है। लेकिन कितना काम करेगा? इन दोनों चार्जेज के बीच जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स काम करता है वो कितना काम करता है? एफ जो है फोर्स वो काम करता है, वो कितना काम करता है? तो उसी का आंसर जो है हम लोगों को देता है क्या, कूलम्ब्स लॉ। क्या देता है? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की सहायता से हम दो चार्जेस के बीच जो है फोर्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, वो फोर्स अट्रैक्शन का हो सकता है, वो फोर्स रिपल्सन का हो सकता है। क्यों? क्योंकि चार्जेस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर लाइक चार्जेस रहेंगे तो रिपल्सन का फोर्स आएगा, और अनलाइक तो रहेंगे तो अट्रैक्शन का फोर्स आएगा। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, ये जो F काम कर रहा है हम लोगों को, ये प्लस वाला जो चार्ज है, इस चार्ज के वजह से इस चार्ज पर एक फोर्स काम करेगा। ये जो प्लस का चार्ज है, इस चार्ज के वजह से इस चार्ज पे एक फोर्स काम करेगा, और वो फोर्स होगा F। और ये जो चार्ज है प्लस का, इस चार्ज के वजह से भी इस पर एक फोर्स काम करेगा, वो भी होगा F। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, दोनों का परिमाण जो होगा वो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर देखें तो वो क्या है, अपोजिट है। तो देखो फोर्स का, जब भी हम फोर्स का वैल्यू निकालते हैं एक चार्ज पर एक दूसरे चार्ज के कारण, तो वो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम डायरेक्शन, बट डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ भी F फोर्स काम कर रहा है और यहाँ भी F फोर्स काम कर रहा है, लेकिन इस चार्ज के वजह से इस चार्ज पर फोर्स इधर काम कर रहा है, और इस चार्ज के वजह से फोर्स जो है इस चार्ज पे इधर काम कर रहा है। अगर यहाँ की बात करें तो दोनों के बीच जो फोर्स है वो F ही काम कर रहा है, लेकिन इस चार्ज के वजह से इस चार्ज पे फोर्स इधर काम कर रहा है, और इस चार्ज के वजह से फोर्स इधर काम कर रहा है। इतना सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने क्या जाना, बस इतना जाना कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है बेसिकली दो चार्जेस के बीच फोर्स का वैल्यू निकाल के देता है हमको। ठीक है, लेकिन ये जो कूलम्ब्स लॉ है ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही लागू होता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही लागू होता है। जाने वो कंडीशन क्या है? इसको लिमिटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको लिमिटेशन भी बोलते हैं। बारी बारी से देखते हैं इसका जो कंडीशन है वो क्या है। पहला कंडीशन है आवेश स्थिर होना चाहिए, जो वो है वो स्टैटिक होना चाहिए, वो रुका हुआ होना चाहिए, वो मूव नहीं करना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें स्टैटिक चार्ज रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं। तो बेसिकली इसी में पढ़ना है हम लोग को कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ का एक कंडीशन है कि आवेश जो है वो स्थिर होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए, ठीक है, विराम में होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है वो है आवेशों के बीच की दूरी कम से कम 1 फर्मी होना चाहिए। 1 फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻50 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। अब देखो यहाँ जो R होगा वो हमेशा बड़ा होगा 10 के पावर 15 से, फॉर कूलम्ब्स लॉ। ये सिर्फ और सिर्फ कूलम्ब्स लॉ की मैंने बात करा। तब जो अंश होगा दो चार्जेस के बीच वो हमेशा 1 फर्मी से बड़ा होगा, अर्थात 10 के पावर -15 मीटर से बड़ा होगा। अब देखो तीसरा जो कंडीशन है हम लोगों के पास वो है आवेश बिंदुवत होना चाहिए। जो चार्ज होना चाहिए वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए, एक्सटेंडेड चार्ज नहीं होना चाहिए। आगे समझ में आएगा ये पॉइंट चार्ज क्या होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ। फोर्स जो है हम लोगों के पास वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा राशि है ये? एक सदिश राशि है। सदिश राशि बोलने का मतलब ये हुआ इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड को हम लोग जनरली n से रिप्रेजेंट करते हैं
और डायरेक्ट सॉरी यहाँ यूनिट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंट है थोड़ा सा, ठीक है ना। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात हम लोग स्केलर फॉर्म में करेंगे, अदिश रूप में करेंगे, और डायरेक्शन की बात हम लोग वेक्टर फॉर्म में करेंगे, सदिश रूप में करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, इसके बाद हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और कूलम्ब्स लॉ पे और भी बहुत सारी बातें हम लोग को करनी है, जैसे एक मीडियम में फोर्स क्या होगा, अगर दो चार्जेज रखे हुए हैं, उनके बीच एयर है और उनके बीच एक अदर मीडियम भी है, तब फोर्स क्या होगा, ठीक है ना। और भी कंडीशन है। तो ये एक जनरल वीडियो है हम लोग के पास कूलम्ब्स लॉ का, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, इसका जो क्वेश्चन सीरीज चलेगा उसमें, ठीक है ना। और इस पे एक एडवांस वीडियो आने वाला है, उसमें बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। तो छोड़िए उन सभी चीजों को, देखते हैं पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, अदिश रूप में कूलम्ब का नियम देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी, यहाँ एक पॉइंट है ए और यहाँ एक पॉइंट है बी। पर ए पर प्लस का Q1 चार्ज रखा हुआ है और पॉइंट बी पर प्लस का रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। आप माइनस भी ले सकते हैं, एक को प्लस एक को माइनस भी ले सकते हैं। मैंने ऐसा लिया, मेरी मतलब कि ऐसा कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, ऐसा ले लिया, मैंने ऐसा ले लिया। जनरली सभी जगह ऐसे ही देखने को मिलते हैं। अब ये चार्ज जो है Q1, ये Q2 पर फोर्स लगाएगा और ये जो Q2 चार्ज है वो Q1 पर फोर्स लगाएगा। तो देखो दोनों प्लस का चार्ज है तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा। तो Q1 के वजह से Q2 पर फोर्स कुछ इस तरीके से होगा और Q2 के वजह से Q1 पर फोर्स कुछ इस तरीके से होगा। Q1 के वजह से Q2 पर जो फोर्स लगा उसको मैंने कहा FBA। FBA बोलने का मतलब क्या, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ए पर, एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखो FBA यहाँ पर है। FBA बोलने का मतलब क्या, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। FBA बोलने का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। देखो जब जो F से चिपका हुआ होगा उस पर फोर्स लग रहा और उसके बगल में जो होगा वो फोर्स लगा रहा। सबको समझ में आ गया। अब Q2 के वजह से जो Q1 पर फोर्स लगेगा उसको मैंने बोल दिया FAB। FAB बोलने का मतलब क्या, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब देखो ये जो फोर्स है क्या ऐसे काम कर सकता है, ये जो फोर्स है वो क्या ऐसे काम कर सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स है वो लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू काम करता है। लाइन ऑफ एक्शन बोलने का मतलब क्या, ये जो लाइन ए और है ज्वाइन करती है, इसी लाइन के अलोंग हमारा फोर्स काम करेगा। ये जो फोर्स होगा वो एग्जैक्ट ऐसे होगा और ये जो फोर्स होगा वो एग्जैक्ट ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक चीज कंफ्यूजन रहती है काफी बच्चों को, वो ध्यान रखे कूलम्ब्स लॉ में जब भी फोर्स काम करेगा तो वो लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू काम करता है, ठीक है। और लाइन ऑफ एक्शन बोलने का मतलब क्या, ए और बी को जो लाइन ज्वाइन करती है, ठीक है, उसी के अलोंग काम करेगा। तो ये देखो ये रहा फोर्स और ये रहा फोर्स, मैंने रिप्रेजेंट किया इसको ऐसे। अब देखो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो मैंने मान लिया r, ए और बी के बीच का जो दूरी है उसको मान लिया मैंने r। अब जैसा कि पहले आपको मैं बता चुका हूं, ये जो FAB है और ये जो FBA है ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे और मैंने मान लिया ये जो है वो क्या है, F है। FAB और FBA जो है दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये मॉड का मतलब फिजिक्स में मैग्नीट्यूड से हम लोग समझते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ जो है यह एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। कूलम्ब्स लॉ जो है यह एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, बार बार एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया। दो चार्जेस के बीच जो फोर्स है उसका वैल्यू क्या होता है, अलग अलग सेपरेशन पे दो चार्जेस को रखा गया और मैग्नीट्यूड का चार्जेस लिया गया, तब समझ में आया कि जो दो चार्जेज होते हैं उनके बीच फोर्स का वैल्यू जो है हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो देखते हैं जरा सा कि वो उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, जिसके आधार पर जो हमारे पास कूलम्ब सर थे उन्होंने इस लॉ को दे दिया। कूलम्ब जो थे वो बार बार एक्सपेरिमेंट किए तो उनको ये चीज समझ में आया, ये जो F है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
और जो ये F होता है, इन दोनों चार्जेस के बीच जो सेपरेशन होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो A और B के बीच डिस्टेंस जो है हम लोग के पास वो R है, तो ये R स्क्वायर होगा। यहाँ पर दोनों चार्जेस के बीच जो सेपरेशन होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब मैंने दोनों इक्वेशन को कंबाइंड कर दिया, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो, बशर्ते उस वक्त बोलना होगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। और जब आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलोगे तब बोलोगे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सबको समझ में आ गया? चलो, तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करने के बाद हम लोग को जो मिलता है F, वो मिलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे और इक्वल के साइन को लाएंगे, तब हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट क्या होता है, और देखेंगे बहुत सारा चीज उस पे। देखो, जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं और इक्वालिटी के साइन को लाते हैं, तो सबको पता होगा एक कांस्टेंट आता है विच इज के। यहाँ पर जो कांस्टेंट आया उसको हमने मान लिया क्या है, वो के है। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर जो F है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, और उसी को हम लोग कोलम्बियन फोर्स भी बोलते हैं। इसको हिंदी में वैद्युत बल बोलते हैं। Q1 एंड Q2 यहाँ पर चार्ज है, R जो है वो क्या है, सेपरेशन बिटवीन देम बोल सकते हो या फिर डिस्टेंस बोल सकते हो, और K जो है यह एक कूलम्ब कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है, हवा के लिए, एयर के लिए होता है। ठीक है, इसका यूनिट कैसे आया वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं, और डायमेंशन भी इसका देखने वाले हैं। ये जो है यहाँ पर यह कूलम्ब कांस्टेंट है, और इसका जो मान है वह माध्यम पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ, हवा में इसका कुछ और मान होगा, पानी में इसका कुछ और मान होगा, धातु में इसका कुछ और मान होगा, अगर किरोसिन तेल का बात करें तब इसका कुछ और मान होगा, अल्कोहल में इसका कुछ और मान होगा, कुछ और वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखो जानते हैं के बारे में। के जो होता है यह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर मैं एप्सिलॉन नॉट नहीं बोल रहा, सभी रट लेते हैं एप्सिलॉन नॉट, नहीं मैं एप्सिलॉन नॉट नहीं बोल रहा। के जो होता है एक्चुअली इक्वल होता है 4 पाई एप्सिलॉन के। क्या बोल रहा मैं, एप्सिलॉन नॉट नहीं बोल रहा। ठीक है, और यहाँ पर देखो एप्सिलॉन इक्वल्स होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या एयर भी बोल सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और एप्सिलॉन आर जो होता है वह होता है रिलेटिविटी। परमिटिविटी को हिंदी में परावैद्युता बोलते हैं या फिर परावैद्युतांक बोलते हैं। इस पे भी एक स्पेशल लेक्चर आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कोऑपरेट करें। ठीक है, क्योंकि इन सभी को एक साथ कंबाइंड करना थोड़ा सा मैं मानता हूँ डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर और ये जो एप्सिलॉन है ये किसी भी मीडियम में परमिटिविटी होता है। ठीक है, किसी मीडियम का परमिटिविटी होता है, किसी स्पेसिफिक मीडियम का परमिटिविटी होता है। एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट इंटू के भी होता है। ये जो के और ये जो आर देख रहे हैं आप लोग, ई आर, एप्सिलॉन आर, ठीक है ना, ये दोनों सेम ही होता है, बस एप्सिलॉन आर को हम लोग रिलेटिव परमिटिव बोलते हैं, और यहाँ पर जो के है इसको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। ठीक है ना, तो परावैद्युत बोलते हैं। ठीक है, परावैद्युत नियतांक बोलते हैं। संधारित्र में भी इसका काफी ज्यादा चर्चा होने वाला है, इस पे एक लेक्चर आएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बस इतना याद रखें, एप्सिलॉन इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या फिर एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन का जो फॉर्मूला है, जो वैल्यू है, उसको पुट किया, तो वो हो जाएगा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। यहाँ पर आप एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। जानते हैं थोड़ा सा जो पॉपुलर मीडियम है उसके लिए के का वैल्यू क्या होता है। हवा या निर्वात के लिए के का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन जनरली हम लोग दोनों को सेम ही मानते हैं।
पानी के लिए, वाटर के लिए जो हम लोग के पास के का वैल्यू होता है वो होता है 81, और मेटल जो होता है, धातु जो होता है, उसके लिए इनफाइनाइट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो के है ये कूलम्ब कांस्टेंट है, और यहाँ ये जो के है ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। दोनों को सेम नहीं लेना है, और यहाँ जो मैंने के का बात किया वो ये वाला के है, ना कि ये वाला। ठीक है, यहाँ पर जो के का वैल्यू है, एक मिनट सॉरी, ये जो के का वैल्यू है वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है, ना कि कूलम्ब कांस्टेंट का। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसका वैल्यू नहीं है, ये जो के का वैल्यू है वो ये है। आप यहाँ पर एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो, रिलेटिव परमिटिविटी भी लिख सकते हो। तो के का जो फॉर्मूला आया किसी भी मीडियम के लिए वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, या फिर आप एप्सिलॉन आर भी बोल सकते हो। अब देखते हैं हवा में कूलम्ब्स लॉ क्या होगा और किसी माध्यम में कूलम्ब्स लॉ क्या होगा। एयर के लिए हम लोग अब निकालते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, एयर के लिए निकालते हैं हम लोग क्या, कूलम्ब का नियम, या फिर आप लोग कूलम्ब्स फार्मूला भी बोल सकते हो। तो यहाँ मैंने लिखा है हवा या निर्वात में कूलम्ब का नियम। क्या, हवा या निर्वात में कूलम्ब कूलम्ब का नियम जनरली क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर जो के है इसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट, और इसका जो फॉर्मूला है वो हम लोग देख चुके हैं किसी भी मीडियम के लिए। यहाँ पर अगर ये स्पेसिफाई नहीं करे एयर है या फिर वाटर है या फिर कोई अदर मीडियम है, तब मैं लिख सकता हूँ इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या फिर आप के भी लिख सकते हो। अगर एयर की बात करें तो एफ एयर, हवा में जो कूलम्ब का लॉ होता है, कूलम्ब का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो हवा का रिलेटिव परमिटिविटी होता है या फिर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप बोल सकते हो, वो जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर मैंने रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू रखा 1, तो हमारे पास ये जो एयर का जो फॉर्मूला है, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला फॉर एयर, वो आ गया। अब किसी मीडियम में देखते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ, तो F इक्वल्स हो जाएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर स्पेसिफाई नहीं है कि ये किस मीडियम की बात की जा रही है, तो के जो है वो इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के। अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने टर्म को घेरा है, ये टर्म लगभग एफ एयर के बराबर है। लगभग क्या, एग्जैक्ट एयर के बराबर है, एफ एयर के बराबर। ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यहाँ भी रहा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग एफ एयर लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो एफ एम मतलब क्या, फोर्स इन मीडियम। क्या, एफ एम मतलब क्या, फोर्स इन मीडियम। वो हो जाता है एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर, या फिर एफ एयर अपॉन के हो जाता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं, और वो इक्वल हो जाता है एफ एम के, मतलब किसी मीडियम में कूलम्ब्स लॉ। सबको समझ में आ गया। ये देखो, जब हमको किसी मीडियम में फोर्स का वैल्यू डिफाइन करना होगा तो वहां का जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, वो जो होगा वो हमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो एयर में जितना फोर्स लगेगा उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, रिलेटिव परमिटिविटी से, तो हमको उस मीडियम में फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, हवा में किसी दो चार्जेस के बीच जो फोर्स काम करता है वो 12 न्यूटन का काम करता है, 12 न्यूटन का काम करता है। उसको उन्हीं दो चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया गया है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, या फिर आप रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हो, वो 4 है। ठीक है, उनके बीच की जो दूरी है उसको भी नहीं बदला गया, और जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसको भी नहीं बदला गया, जबकि उनको किसी मीडियम में रख दिया गया। हवा में उनके बीच 12 न्यूटन का फोर्स काम करता है, तो मीडियम में, जिस मीडियम में उन दोनों चार्ज को रखा गया, उसमें फोर्स क्या होगा। तो जनरली हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, एफ एम इक्वल्स एफ एयर डिवाइडेड बाई के। अगर एफ एयर पता है और यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया है, तो इजीली हम लोग उस मीडियम में फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एफ ए 12 न्यूटन और जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, 4, तो हम लोग के पास जो आंसर आ जाएगा वो 3 न्यूटन का आ जाएगा। चलिए देखते हैं अब आगे। के जो है हम लोग के पास, यह एक कूलम्ब कांस्टेंट है। इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं।
इसका वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला एयर के लिए क्या होता है, किसी मीडियम के लिए क्या होता है, ठीक है। और भी चीज़ों का अध्ययन करना है हम लोग को इस चैप्टर में। तो देखते हैं के जो है ये इक्वल होता है 1/4πε0 के, किसके लिए, हवा के लिए। और एसआई सिस्टम में जो इसका वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब देखते हैं इसका यूनिट कैसे निकला। और सीजीएस सिस्टम में जो इसका वैल्यू होता है वो होता है 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ESU का स्क्वायर, ठीक है। इतना तो आप लोग को समझ में आता ही है कि न्यूटन का सीजीएस यूनिट डाइन होता है, मीटर का सेंटीमीटर होता है और कूलम्ब का ESU होता है, जो कि इसी चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर के जो है इसका फॉर्मूला लिखा मैंने 1/4πε0। ध्यान दो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब जो बात चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है, हवा के लिए चल रहा है, एयर के लिए चल रहा है, या फिर आप वैक्यूम बोल सकते हो। अगर एप्सिलॉन लिखते तो किसी भी मीडियम का बात होता। अब देखो के का मात्रक, यूनिट ऑफ के, एफ हम लोग के पास है Q1 Q2/r²। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाता है FR² इक्वल्स के Q1 Q2। यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ से हम लोग के का फॉर्मूला निकाल सकते हैं FR² अपॉन Q1 इंटू Q2। एफ जो है ये फोर्स है तो इसका ऐसा यूनिट जो है वो हो जाएगा न्यूटन। और आर जो है हम लोग के पास वह डिस्टेंस है तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर। और यहाँ पर Q1 और Q2 जो है वो चार्ज है तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा क्या, कूलम्ब। दो चार्जेस हैं तो मल्टीप्लाई होकर के कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर। देखो बट्टा में है तो कूलम्ब स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब देखते हैं के का डायमेंशन। अगर हम लोगों को यहाँ पर यूनिट पता है तो इजीली हम लोग लिख सकते हैं इसका डायमेंशन। सभी को पता होगा, क्लास 11th में सभी ने करा होगा इस चीज़ को। अगर नहीं करा है तो एक यूनिट एंड डायमेंशन पे ऐसा वीडियो आएगा, मैं जब 11th स्टार्ट करूंगा, बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूं, तो उसे देख लेना। फिलहाल के लिए यहाँ ध्यान दो कि जो है वो है हम लोग के पास FR² अपॉन Q1 इंटू Q2। फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है MLT-2। और यहाँ पर डिस्टेंस जो है उसका डायमेंशन होता है L। और यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर। चार्ज जो है उसका डायमेंशन IT या फिर AT होता है, जो कि इसी चैप्टर में हम लोग पहले देख चुके हैं। यहाँ पर मैंने IT लिखना अच्छा समझा। तो दो चार्जेस हैं तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, I² इंटू T²। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा ML⁻3, क्योंकि देखो यहाँ पर एक L पहले से है और ये L², तो दोनों का बेस सेम है तो जो पावर है वो ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा T⁴। देखो यहाँ पर T⁻⁻2 पहले से है और यहाँ एक नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर दोनों का बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा। और I जो है यहाँ पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा I का पावर। तो यहाँ आ जाता है हम लोग के पास K का डायमेंशन जो वो आ जाता है ML⁻3 T⁻⁻4 और I का पावर -2। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाते हैं सो इनको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा देखिए फोर्स का डायमेंशन मैंने कैसे निकाला। F इक्वल्स होता है मास इंटू एक्सक्लेरेशन। और एक्सक्लेरेशन जो होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम और ये जो T है ये एक और मल्टीप्लाई होगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला होता है हम लोग के पास एक्सक्लेरेशन का। तो डिस्टेंस का होता है m, ठीक है। सॉरी यहाँ पर देखो पहले निकालते हैं एक्सक्लेरेशन का। तो एक्सक्लेरेशन का निकालेंगे हम लोग तो डिस्टेंस का होता है क्या, L। और यहाँ पर टाइम का स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा T⁻⁻2। क्यों, क्योंकि जो टाइम होता है उसका डायमेंशन T होता है। और एक्सक्लेरेशन में अगर मास को हम मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग के पास फोर्स मिल जाता है और मास का जो डायमेंशन होता है वो होता है m। तो उस तरीके से मैंने फोर्स का डायमेंशन निकाला MLT-2। अब देखते हैं हम लोग जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस या फिर एयर बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है हवा का परावैद्युतांक, ठीक है, हवा का परावैद्युता होता है, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम या फिर आप लोग फ्री स्पेस बोल सकते हैं। इसका जो वैल्यू होता है
वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट देखें तो के जो है वो इक्वल होता है 1/4πε0 के, और एप्साइलन अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4π इंटू के, और ये जो 4 है ये एक नंबर है, और पाई जो है ये भी एक कांस्टेंट है, इसका भी एक पार्टिकुलर हम लोग के पास वैल्यू है। तो यहाँ पर 4 जो है ये होगा डायमेंशनलेस, क्यों? क्योंकि ये नंबर है, और यहाँ जो पाई है ये कांस्टेंट है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। तो यहाँ पर अगर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है हम लोग को, या फिर यूनिट निकालना है, तो वो जस्ट के का रेसिप्रोकल ही होगा। ठीक है, तो 1/न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यहाँ पर मैंने के का यूनिट रख दिया, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सबको समझ में आ गया? देखो जिसका भी पावर पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। डायमेंशन की अगर बात करें तो सेम इसका उल्टा, तो 1/दिस करोगे, 1/दिस करोगे तो इस तरीके से मिल जाएगा। जिसका पावर पॉजिटिव है उसका नेगेटिव हो जाएगा, और जिसका नेगेटिव है उसका पॉजिटिव हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? चलो, इसका जो डायमेंशन हो जाता है वो होता है m−1 L−−3 t का पावर 4 और i का पावर 2। सबको समझ में आ गया? बढ़ते हैं आगे। कूलॉम्स लॉ पे एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लिया है मैंने। इससे आसान क्वेश्चन शायद इस चैप्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब हम इसका वेक्टर फॉर्म कर लेंगे और भी इस पे एडवांस सी बातें हैं वो कर लेंगे, तो इसका एक क्वेश्चन सीरीज चलेगा जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे, और आपके एनसीईआरटी जो बुक है उससे भी मिलेगा। और एररलेस का एक बुक आता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, कंपटीशन का बहुत ही अच्छा बुक है, उससे भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन है 3 मीटर की दूरी पर हवा में स्थित दो आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल ज्ञात करें यदि आवेशों का मान क्रमशः 10 माइक्रोकूलम तथा 5 माइक्रोकूलम हो। ठीक है, तो F निकालने के लिए हम लोग को लिखना होता है फॉर्मूला F का, वो हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। हवा का बात कर दिया है तो K के बारे में सोचना नहीं है, उसका वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 क्या है? 10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को अगर हम कूलम में बदलेंगे तो वो हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6। माइक्रो हटेगा तो इंटू में देना पड़ेगा हम लोग को 10⁻⁻6। यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम को अगर कूलम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6। क्यों? क्योंकि इसको हम माइक्रोकूलम से कूलम में बदल रहे हैं। माइक्रो का साइन जब हटता है तो 10⁻�6 आता है। डिस्टेंस इन दोनों के बीच, चार्जेस के बीच जो है वो है 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर और 9 कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 × 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बच जाएगा 10⁻�9, और यहाँ पर 10, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12 और इंटू में 5। यहाँ पर रहा 5, सबका बेस सेम है इन तीनों का, तो पावर को मैंने ऐड कर दिया, तो सिंप्लीफाई होकर जो आंसर है वो 5 × 10⁻⁻2 न्यूटन आ गया। F जो निकलेगा वो 5 × 10⁻2 न्यूटन निकलेगा, और इस क्वेश्चन के लिए जो है हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करता है। दूसरा क्वेश्चन है यदि उपर्युक्त प्रश्न में हवा को एक डाइइलेक्ट्रिक से बदल दिया जाए जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो है वो 2 हो, तब बल जो है उसका मान क्या होगा? K गिवन है 2 है, तो उस मीडियम में फोर्स का वैल्यू क्या कर रहा है, हम लोग को पूछ रहा है। उसी सेम चार्जेस को मीडियम में रख दिया है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है हम लोग के पास। तो Fm इक्वल्स होता है FA/K। FA निकाल चुके हैं हम लोग, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, इसी क्वेश्चन की। देखो लिखा हुआ है यदि उपर्युक्त प्रश्न में, जो ऊपर है प्रश्न उसी में FA निकाल चुके हैं हम लोग। ये होता है 5 × 10⁻2, और K दिया हुआ है हम लोग के पास 2, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2.5 × 10⁻2 न्यूटन आएगा। ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन, या फिर पहले देख लेंगे वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ का, उसके बाद क्वेश्चन कंबाइन करेंगे स्केलर और वेक्टर का, जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड का भी बात करेंगे और डायरेक्शन का भी बात करेंगे।